नमस्कार। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके साथ आपको थोड़ा बोर करने और थोड़ा सा परेशान करने कि भाई मेरा वीडियो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो और जो है थोड़ा सा व्यू बढ़ाओ, लोगों को बताओ कि भाई एक आदमी है जो ऐसे जो है पंचतंत्र नामक किताब का जो है की कहानी बता रहा है। तो हाँ, और हम लोग ने पिछली बार देखा था कि ये राजा था। ये राजा के तीन चंट राजकुमार थे और बड़े ही बदमाश थे ये लोग। और विष्णु शर्मा आए और एकदम विष्णु शर्मा के सामने वो बैठ करके ऐसे कहानी सुनने लगे कि अरे बाप रे, मतलब उनका एकदम क्या कहते हैं, स्पेल बाउंड जो कहते हैं ना, वैसा हो गया उनका स्थिति। तो क्या कहानी बता रहे थे, ऐसी क्या कहानी, रोचक कहानी थी कि भाई इतने सारे इतने सारे उद्दंड काम करने वाले राजकुमार भी एकदम चकित होकर के एकदम सुन रहे थे उनको, क्या जादू कर दिया। तो उस जादू में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि महिलारोप्य नगर में ही एक बनिया रहता था। तो सबसे पहली बात जो पंचतंत्र में कही गई, जो मुझे लगता है कि बहुत ही व्यावहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, कि उन्होंने पैसे के बारे में बताना शुरू किया। और पैसे के बारे में इतनी बातें बताई कि भाई पैसे का क्या महत्व है इस दुनिया में। तो हुआ ये कि ये जो वर्धमान नामक बनिया था, इनके पिताजी ने बहुत पैसा धर्म से कमाया था। मतलब कोई स्कैम वैम ना कर करके बहुत ही मतलब ईमानदारी से बहुत पैसा कमा लिया था। और कमा करके इतना पैसा इस आदमी वर्धमान को दे दिया था कि भाई ये अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही बिता सके। लेकिन नहीं, ये वर्धमान इतना ऐसा आदमी नहीं था कि वो संतुष्ट हो जाए। तो इनके पिताजी चल बसे, इसको बहुत सारा पैसा मिला और ये आराम से सो रहा था। तो ये जब सो रहा था तो इसके मन में बहुत सारे ख्याल आए कि भाई पैसा भले ही बहुत ज़्यादा हो आपके पास, आपको संतुष्ट होना इतना बुद्धिमानी का काम नहीं है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे भी ये लगता है कि भाई जो लोग कहते हैं कि भाई तुम जैसे अमीर, हम जैसे गरीब के बारे में क्या सोचोगे, या इस तरह की जो फिल्में आती हैं ना, धर्मेंद्र बोलता है कि हाँ भाई देखो मैं बड़ा ही गरीब आदमी हूँ और मैं, तुम जैसे अमीर लोग ऐसे बड़े ही मतलब जालिम लोग हो। और इस तरह की जो मतलब कहानियाँ हैं, कोई भी हिंदी मूवी आप 70-80 या उससे पहले 60-50 की देख लीजिए, 2 बीघा ज़मीन, जो भी है, ये सब कहानियाँ ऐसे लोगों के बारे में हैं कि भाई बहुत ही गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं जो बहुत ही दुखी हो गया, उस तरह की कहानियाँ हैं। क्यों हैं भाई? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग ऐसे ही थे और उनको जब अपनी कहानी वहाँ दिखती थी तो उनको लगता था कि हाँ भाई, अरे मतलब सही में हमारी कहानी उसने बता दी। अब ठीक है, तो उसमें और मतलब गरीब आदमी ही हीरो होता था हमेशा, और अमीर सेठ या फिर कोई क्या बोले कि कोई कोई फैक्ट्री का जो है मालिक जो था वो हमेशा विलन होता था। तो ऐसे तरह से हम लोग को देखा जाए तो सबकॉन्शियसली अगर हमारे मन में एक तरह की धारणा ऐसी पैदा कर दी गई कि भाई मतलब गरीबी एक एक बहुत ही अच्छा वर्च्यू है, मतलब गरीब होना अच्छी बात है। तो हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कमाओगे तो गंदे आदमी बन जाओगे, तुम मतलब जालिम बन जाओगे या जो भी मतलब बन जाओगे। तो ये धारणा एक तरह से हम लोग के मन में बैठ गई। और बहुत सारी किताबें भी ऐसी हैं कि जिसमें कहा जाता है कि हाँ भाई मतलब जो है गरीब आदमी मतलब खुश रहता है, जो भी है उससे संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहने की वजह से उसके उसके अंदर खुशी रहती है। और भले ही वो मतलब अगले रोटी के लिए उसको दुखी रहना पड़े कि भाई अब अगला मतलब हाँ भाई राशन ख़त्म होने को आया है, जो है सेठ हम लोग को पैसा नहीं। और वो सेठ जो रहता है वो ऐसा रहता है कि वो उसको उसको जो है हेमा मालिनी जा करके उसका सारा अनाज निकाल रही है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें दिखा दी गई हैं फिल्मों में कि अरे बाप रे, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा उससे आपत्ति तो है, कोई भी कुछ भी कह ले। और इस तरह की ही फिल्में हम लोग को दिखती थी। अब भले ही थोड़ा बहुत नैरेटिव चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, अब करण जौहर आ गया है, मतलब हेलीकॉप्टर सब उड़ते रहते हैं उसमें, उसके उसके मतलब शाहरुख खान दौड़ के हेलीकॉप्टर से आता है और उसमें उसमें गरीब भी अमीर है, मतलब ठीक है उसकी फिल्मों में। तो थोड़ा सा उसने नैरेटिव चेंज किया है, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी वो अमीर गरीब डिवाइड है। तो इसमें देखिए अब आप बताइए मुझे
कि आप ये फ़िल्में देखेंगे जिसने आपको पूरा एकदम फ़ीड कर दिया है कि देखो भाई, तुम जो है मतलब अमीर बनोगे तो तुम मूर्ख रहोगे, तुम जालिम रहोगे और तुम अच्छे आदमी नहीं रहोगे। ऐसे आपको फ़ीड कर दिया, और इस वजह से क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ हमारे देश का, कि भाई देखो ये क्या बोले कि एक अंबानी आया, हम लोग को बड़ा मुश्किल से लाइसेंस राज से लड़ करके पूरा एकदम उस समय के मोनोपोली टाटा बिरला और इन सब में अंबानी का नाम भी आने लगा उस समय। मतलब सोचिए, देश आगे बढ़ा अंबानी के नाम से। और फिर भी और अगर अंबानी ने सोच लिया होता कि हाँ, धर्मेंद्र ने कहा है कि गरीब होना अच्छी बात है, और ये धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, ये अमिताभ बच्चन हो, या जो भी हो, ये जो गरीब का पात्र जो उठाए हैं पूरा फिल्मों में, वो सब लोग अमीर हैं भाई, वो सब लोग के पास में करोड़ों की संपत्ति है, और वो मतलब गरीब की तरह एक एक्ट करेंगे और आएंगे कि कहेंगे कि अरे अरे, मतलब आपको अमीर नहीं बनना चाहिए, या आपको पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पैसे पर कमाने में कहाँ खुशी है। खुशी तो भाई है कि भाई हम लोग कल की रोटी खाएं और खुश रहें, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। तो यही बात ये वर्धमान सोच रहा था और कह रहा था कि भाई, जितना भी पैसा तुम्हारे पास हो, तुम्हें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, समझ गए, तुम्हें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो इस कारणवश इसने चार ठो जो है अपने मन में श्लोक भी लिख लिए कि यस्यार्थाः तस्य मित्राणि, यस्यार्थाः तस्य बांधवाः, यस्यार्थाः स च पुमान् लोके, यस्यार्थाः स च पंडिताः। जिसके पास धन है उसके पास दोस्त हैं, जिसके पास धन है उसके पास बंधु भाई लोग हैं, चार लोग रहते हैं भाई जिसके पास पैसा होता है। जिसके साथ धन है उसने पुरुषार्थ को जीत लिया, जिसके पास धन है वही पंडित है। अब इलॉन मस्क को तो देख लो, वो कहेगा कि हाँ भाई मतलब हाइड्रोजन कार बेकार है तो बेकार है, इलेक्ट्रिक कार अच्छा है तो अच्छा है, उसके पास वो पावर है कि भाई वो जो चाहे वो चला सके, तो वो पंडित है, वो बुद्धिमान है। अब तुम मानो चाहे ना मानो, वो तुम्हारे पास, वो तुम्हारी गलती है। तो वैसे देखा जाए तो न सा विद्या न तज्ज्ञानम न तत्शल्पम न सा कला न तत्स्थैर्यम न धनिना याचकैः यत्न गीयता। जो लोग इन लोग के पीछे मंडराते रहते हैं, इन अमीर लोगों के पीछे, वो लोग ऐसे गुणगान करते हैं मतलब अमीरों के, कि भाई उनके पास इतनी बड़ी विद्या नहीं है, कि भाई मतलब अमीर लोगों के पास कितनी विद्या है, कितना ज्ञान है, कितनी समझदारी है, एंटीक और इन सब में कितना मतलब टेस्ट है उनका, है मतलब कितना करेजियस है कि भाई हर जगह पैसा लगा देते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे उनको मतलब ये लोग तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं ये लोग। वैसे ही देखा जाए तो इह लोके ही धनिना परोपि सुजनायते स्वजनोपि दरिद्राणाम सर्वदा दुर्जनायते। इस लोक में जो धनी हैं उनके पास ये जो परजीवी हैं, मतलब जो भी मतलब जो अपने नहीं हैं, पराये हैं, वो पराये भी अपने बन जाते हैं। और स्वजनोपि दरिद्राणाम सर्वदा दुर्जनायते, मतलब अपने भी पराये हो जाते हैं एक दरिद्र के पास। मतलब किसी के पास पैसा नहीं होगा तो उसके पास बहुत लोग, ये अब एथिकल है अनएथिकल है इसके बारे में बाद में बात करते हैं, इसके बारे में शायद बात भी ना करें हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग पूरा एकदम व्यावहारिक ढंग से हम लोग को अगर सोचा जाए तो ये बात सच है। अब कोई भी कुछ भी कह ले, हैं। तो वैसा है कि अपने पराये हो जाते हैं और पराये जो है अपने हो जाते हैं पैसा ना होने या होने पर। वैसे ही पूज्यते यत अपूज्य, अब पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, देखिए, पूज्यते यत अपूज्योपि यत अगम्योपि गम्यते वंज्यते यत अवंज्योपि सप्रभावो धनस्य च। मतलब ऐसी चीज़ों को पूजते हैं लोग कि भाई जो कि पूजनी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे जगह चले जाते हैं लोग कि भाई जहाँ नहीं जाना चाहिए। वंज्यते यत अवंज्यो, मतलब कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं है जो पैसा के लिए लोग नहीं करते हैं। मतलब अब वो बात अलग है कि इस वर्धमान नाम के जो बनिया है उसके पिताजी ने बड़ा धर्म से कमाया, लेकिन पैसा कमाने के लिए घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, धूल चाटनी पड़ती है, किसी भी तरह तुमको पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि शायद तुमको अच्छा ना लगे। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनको शायद कोडिंग ना पसंद हो, लेकिन उनको पैसा कमाने के लिए उनको करना है भाई काम। मतलब पैशन फॉलो करने कोई जाएगा तो पैसा कैसे कमाएगा कोई, है ना। तो वही बात हो गई ना कि
अब भले ही यूट्यूब जो है एक साधन दे रहा है कि भाई कि तुम अपना पैशन फॉलो, अगर तुम्हारा पैशन एक्टिंग है तो पैशन फॉलो करो और पैसा कमाओ, हम तुमको पैसा देंगे। अच्छा फिल्म बनाओ, अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाओ, अच्छा तुम कुछ भी करो, तुमको जो पैसा जो चाहिए वो मिलेगा। तो ऐसा हो रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे, मेरा यूट्यूब चैनल कहाँ चलेगा, नहीं चलता है, ठीक है। तो बहुत सारे नहीं भी चलते हैं, तो पैशन फॉलो करते चले जाते हैं। तो मैं, देखिए मैं हूँ तो मैं मतलब ये नहीं कर सकता कि भाई जो अपना मेन काम है उसको छोड़ दूँ, नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो उसके बाद ये आदमी सोचने लगा कि किस किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है। मतलब अब पंचतंत्र में ऐसी चीज़ें कही गई हैं कि भाई किस किस तरह से पैसा कमाया जाए। पहला बात, और थोड़ा सा अटपटा लगे आपको शायद, लेकिन पहला जो ढंग उन्होंने बताया वो है भीख मांगना। और भीख मांगना, अगर मैं आपको धीरे से एक छोटा सा स्टेटिस्टिक बताऊं कि तुम सिग्नल पर भीख मांग रहे हो और हर आदमी तुमको जो है 10-10 रुपया दे रहा है, 100 लोग अगर तुमको 10 रुपया दे दें, 1,000 रुपया एक दिन का, 30,000 रुपया वो महीने का पालेगा। 30,000 रुपये में वो अपना गुजारा तो कर ही लेगा, और 100 से अधिक लोग आए तो भाई उसकी उसकी कुंडली चमक गई उस दिन, ठीक है। तो भीख मांगने में भी पैसा उसको मिलता है। और ये 30,000 रुपया तो उससे तो ज़्यादा है कम से कम, कि भाई ये TCS विप्रो वाले लोग जो है दुखी हैं और कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं, पूरा एकदम वाइट कॉलर जॉब, ऐसे एकदम टाई वाई पहन करके जा रहे हैं, उनसे तो ज़्यादा ही है। आज भी, मतलब मेरे ज़माने में भी 3.5 लाख देता था TCS, आज भी 3.5 लाख देता है, मतलब बढ़ा ही नहीं है। तो भीखमंगों का बढ़ गया है भाई। पहले 2-2 रुपया देते थे, आज 10-10 रुपया देते हैं, 10 से कम ये लोग लेते भी नहीं हैं। तो इतनी अकड़ हो गई है भीखमंगों में। अब वो अलग बात है कि भाई थोड़ा अपना जो है स्वाभिमान थोड़ा कम हो जाता है, तुमको अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके भीख मांगना पड़ता है, तो ये बात है। लेकिन फिर भी भीख मांगने में क्या क्या मतलब क्या क्या अच्छी बातें हैं कि भाई देखिए कि आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको जो मन चाहे कर सकते हो आप। हाँ, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको जस्ट जा करके आपको हाथ पसारने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से भीख मांगना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको जाकर के बोलूं कि हाँ हाँ भाई तुम जो है कल से भीख मांगो, तुमको 30,000 रुपया महीना मिलेगा और क्या चाहिए तुमको, तो आप शायद मतलब मुझे चाटा मार दें पकड़ करके, शर्म नहीं आती साले क्या बोल रहे हो तुम। तो इस तरह की बातें, तो इस तरह से मतलब हो सकता है। और अभी देखिए स्टार्टअप शुरू हो गए हैं बड़े बड़े कि भाई उसको जो है, मतलब मैं विथ ऑल डू रेस्पेक्ट, मैं उन स्टार्टअप्स के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहता कि वो लोग बहुत महान काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि भाई 2,000 जहाँ देना होगा तुम 2,400 दोगे, और 400 जो है वो उनके पॉकेट में जाएगा। वो ठीक है, मतलब उनको भी अपना घर चलाना है, उनको भी अपना जो है ज़िंदगी चलानी है तो चला रहे हैं। लेकिन वो लोग स्टार्टअप्स ऐसे हो गए हैं कि भाई कि उसको जो है बीमारी हो गई है, उसको 30 लाख रुपए चाहिए, तो आप थोड़ा फंड रेज कर दी, तो फंड रेजर स्टार्टअप्स, तो वो भी थोड़ा यही है। अब थोड़ा डिग्निफाइड ढंग से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, बहुत मतलब समाज को कितना फ़ायदा दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे परिचित हैं जिन्होंने बहुत ही मतलब पैसे जुटाए उससे, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे बाहर निकले, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और उसमें भी थोड़ा डिग्निटी दिख गया ना आपको। तो और वही कह रहा हूँ कि भीख मांगना, मैं अगर बोलूँ ऑन द फेस कि भीख मांगो, तो वो शायद आपको गलत लगे, लेकिन है भाई, बिजनेस मॉडल चल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही दूसरा उसने कहा कि राज कार्य जो करे, या राज कर्मचारी। अब राज कर्मचारी कौन है, अभी के ज़माने में थोड़ी सी बात करते हैं। 1940-30 से लेकर के आज तक राज कर्मचारी, मतलब आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक राज कर्मचारी जो हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जो भी हैं, इनका रौब भाई हमेशा है। अब कुछ भी कह लीजिए कोई, वो अलग बात है कि भाई कुछ लोग बदनाम हैं, ये लोग कि बदनाम है कि भाई है हर जगह जो है मतलब टेबल के नीचे हाथ रख देते हैं। हाँ, हर जगह इनके बिना कुछ चलता ही नहीं है। कोई भी रोड में आपका थोड़ा सा मतलब गंदा रोड दिख गया तो आप गाली देंगे उसको, ये कौन है यार यहाँ पर जिसने मतलब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है उसने। हर कॉरपोरेटर यहाँ का जो है राज कर्मचारी है, वो भले ही चुन के आता है लेकिन फिर भी कर्मचारी तो है ना, वो पैसा कमाता है इधर उधर के काम से, या डेवलपमेंट मतलब कह के कि हाँ डेवलपमेंट कर रहा है, और आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा तो आप उसको गाली देंगे, ठीक है। उस हिसाब से कभी कभी इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो जाए कि उसके ऊपर कि भाई उसने जो है इसमें घपला किया है, उसमें घपला किया है, और किया भी हो सकता है, वो अलग बात है, वो अपनी अपनी चॉइस है, वो करते हैं लोग। क्या बोलें उसके बारे में। तो वही कह रहा हूँ, एथिक्स और अनएथिकल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पार्क करते हैं कहीं पर बात को, तो वो बात है।
तो सरकारी कर्मचारी के पास पावर भी है और उसके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन यही है कि बनिया ठहरा बनिया, इसको लगता है था कि यार ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर आ गए, कहीं जेल वेल जाना पड़ गया या फिर ये लोग मुझे मतलब बदनाम कर दिए, तो यार इतनी बदनामी हम ना झेल पाएंगे। तो फिर दूसरा चौथा बात सोचा, और ये बहुत मुश्किल काम है, ये है किसान का काम। किसान के काम में अगर आप ऐसे देखें तो हाँ, उसने किसान में बीज बोया, बीज में से पेड़ निकला, पेड़ में से फल निकले, फल को उसने तोड़ा, तोड़ करके उसने जो है एक मंडी में गया, मंडी में जा करके वहाँ कौन कौन मिलता है? दलाल मिलता है। अब दलाल क्या करे? वो दलाल जो है पूरा एकदम मतलब भाव का ऐसा का तैसा कर देता है कि भाई नहीं नहीं भाई, तुमको बस 2 रुपए में बेचना है। अब इतना जो मेहनत करके गया किसान का बेटा, कभी ये नहीं सोचता कि भाई किसान का बेटा किसान बने। इतना जो मेहनत करके गया बेचारा, किसान के पास कुछ नहीं बचता है। तो उस तरह से देखा जाए तो भाई मुझे लगता है कि मतलब अब ये मतलब इस बनिया को भी लगता था कि अरे मतलब किसान इतना कष्ट कौन सहे, मतलब इतना मुश्किल है और लास्ट में आखिर में हमको कुछ मिलता भी नहीं है। तो इस हिसाब से वो देखा जाए तो वो भी थोड़ा सा कहा कि नहीं भाई, ये भी मतलब इतना आसान काम नहीं है। तो फिर शुरू हुआ इसको दूसरे का पढ़ने पढ़ाने का। अब पढ़ने पढ़ाने का सबसे पहले ये बनिया ठहरा बनिया, इसको अब पहले कुछ सीखना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। तो पढ़ा कर के जो है पढ़ाएगा पूरा एकदम पूरी दुनिया को कुछ सिखाएगा। तो उस हिसाब से वो सोचने लगा कि हाँ भाई, पढ़ाई में पैसा तो है, गुरु की सेवा करो, पहले सीखो, सीखने के बाद तुम फिर गुरु बनो और फिर तुम लोगों को सिखाओ, तो उसमें पैसा तो है, लेकिन बहुत समय लग जाएगा और इतना मेरे पास मतलब इतना मेरे पास पेशेंस नहीं है कि यार मैं इतना समय मुझे नहीं लगना है, मुझे कुछ ना, मुझे अभी कुछ जल्दी से जो मुझे जानता हूँ वो मुझे करना है। तो वैसे देखा जाए तो इसने लगा कि अरे मतलब जो मेरे पास पैसा है, ब्याज उगाही के लिए दे दूं, मैं जा कर के सबको दे दूं कि हाँ भाई देखो जो है तुम 10,000 लो, तुम 50,000 लो, तुम और कुछ अपने लिए गिरवी रख दो। अब इसमें क्या क्या मतलब डर है? सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस का नाम तो सबने सुना होगा। 2008 से उसकी परछाई हमारे पीछे लगी हुई है। बहुत सारे क्रेडिट रिस्क मॉडल्स हैं, मतलब सीकार है, IFRS 9 है और पता नहीं क्या क्या मतलब आ गया है पूरी दुनिया में। हम लोग को मतलब हम लोग की रोजी रोटी मतलब बहुत लोग की रोजी रोटी उसी से चलती रहती है। तो वही बात है ना, तो कि अगर आपके पास जो गिरवी रखा गया, वो गिरवी चीज़ अपने भाव को अगर खो देती है, जैसे एकदम से सोने का भाव गिर गया तो ये वापस क्यों देगा भाई? ये बाहर से जाके सोना नहीं खरीद लेगा ये जो है, और तुम्हारे पास पैसा गया, तुम लुट गए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ब्याज उगाही जब तक चल रहा है चल रहा है, और जिस दिन तुम्हारी मतलब तुम्हारे जो गिरवी सामान का जो है भाव गिर गया, उस दिन तुम चौपट हो गए। तो उस हिसाब से देखो तो वो भी उसको अच्छा नहीं था, थोड़ा था भाई रिस्क था उसमें। अब रिस्क कैसे ले? ये बड़ा एकदम शांत आदमी था, एक कैसे रिस्क ले? उसको लगा कि भाई जो मेरे पास है, जो मैं थोड़ा बहुत यहाँ खरीद सकता हूँ, जैसे आलू यहाँ बिकते हैं 10 रुपये में बिकते हैं, वहाँ मथुरा में जो है आलू शायद 20 रुपये में मिलते होंगे, तो मैं यहाँ से आलू लेकर के वहाँ जाऊँगा, 20 रुपये में बेचूंगा, थोड़ा बहुत हाँ जाने आने का खर्चा निकल जाएगा, जो भी है 5 रुपया जो भी फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा हुआ। तो उसको लगा कि भाई यही काम अच्छा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का काम। बर्तन बेचूंगा, चांदी बेचूंगा, सोना बेचूंगा, जो जो यहाँ मुझे सस्ते में मिलता है वो वहाँ जा करके महंगे में बेचूंगा, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ भाई महंगा में मिलता है। तो वो काम वो करने लगा और उसने सोचा कि भाई हाँ ठीक है, अब डिसाइड हो गया है, अब मुझे जो है पूरा एकदम जा करके कल से अपना सारा सामान, अपना सारा माल मैं चढ़ा करके जा रहा हूँ और पूरा एकदम दुनिया बदल रहा हूँ। तो बस हो गया। होने के बाद अब ये निकला और इसके पास पूरे एकदम कारवां था इसका पूरा एकदम, और इसके चहेते 2 बैल थे। 2 बैल, एक बैल का नाम था संजीवक, दूसरे बैल का नाम था नंदक। दोनों बहुत ही प्यारे बैल और उसको बहुत ही अच्छे लगते थे ये बैल। अब हुआ ये कि ये बैल चलने लगे महिलारोप्य नगर से मथुरा, और जाते जाते बीच में यमुना नदी आई। और यमुना नदी जब आई तो यमुना नदी पार करना पड़ा इसको, एक जगह जहाँ पर थोड़ा सा कम पानी था उस तरफ थोड़ा ये लोग पार करने लगे। और जब ये पार करने लगे तो क्या हुआ कि पहिया धंस गया इनका,
तो अब ये बैल पूरा एकदम जोर लगा करके निकाल रहे हैं, पूरा एकदम, अरे मतलब खींचो खींचो टाइप से खींच रहे हैं पूरा एकदम। तो खींचने लगे तो इस बीच क्या हुआ कि संजीवक का पाँव टूट गया और संजीवक वहीं ढेर हो गया यमुना की पानी में, उसी जगह। और ढेर हो गया तो उसका कराहने लगा कि अरे मेरा पैर टूट गया टाइप से, उसको मतलब मन में हो रहा था कि पैर टूट गया, अब क्या होगा मेरा, इस तरह से। अब ये बनिया बड़ा मतलब संवेदनशील हो गया, इसको अच्छा लगता था ये बैल, इसके इसके मतलब इसके पेट थे ये दोनों। तो बड़ा दुखी हो गया, अरे अब क्या करूं। तो शाम होने को आई तो कहा कि भाई ये जंगल है यहाँ पर, और शेर चीता पता नहीं कैसे कैसे जानवर आते हैं, अब मतलब लेने के देने ना पड़ जाएं। तो समझदारी इसी में है कि निकलिए आप, बैल है था, आप क्या करें अब। कभी मिलेगा आपको एक नया बैल जिससे आप थोड़ा मतलब थोड़ा सा आपको लगाव हो जाए। तो नंदक तो है ही आपके पास, संजीवक को छोड़ दीजिए। तो उसने कहा कि हाँ भाई, बुद्धिमानी तो इसी में है कि भाई छोटा जो है नुकसान लेकर के निकलना अच्छी बात है। तो हो गया, फिर ये निकले, और निकले जब तो संजीवक को छोड़ दिया वहीं पर। और संजीवक को छोड़ने के लिए ना इसके वर्धमान को लगा कि दो मेरे सेवक भी वहाँ रह जाएं तो अच्छा होगा। तो दो सेवक रह गए, और ये सेवक ठहरे चापलूस। ये ऐसे आदमी थे कि भाई एक घंटा, अब सेवक ठहरा यार, सेवक क्योंकि उसको भी डर है, क्योंकि शेर वेर आ जाए तो ये सेवक कुछ कर थोड़ी ना पाएगा, तो इनको भी डर लगने लगा। 1.5-2 घंटा वहाँ रुके, उसके बाद सोचा कि अरे मतलब कह देते हैं कि संजीवक चल बसा, अब चल तो छोड़ो, ये सब नहीं होगा, आगे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने लगे ये लोग, और ये लोग वापस आए और कहा कि भाई देखिए माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही बुरी खबर लेकर आया हूँ कि संजीवक जो है चल बसा है। तो चल बसा है तो ये बड़ा भावुक होकर के इसने पूरा एकदम पिंडदान कर दिया और नमस्कार कर दिया, और आत्मा की शांति के लिए बहुत सारे मंत्र पढ़े। तो यही हुआ कि पूरा एकदम संजीवक जो है पाँव टूट करके उसका वो ऐसे नदी में पड़ा हुआ था। तो संजीवक की स्थिति कुछ ऐसी थी कि भाई वो पैर टूटा हुआ है, वो क्या करे। तो एकदम से धीमी धीमी हवा उसके ऊपर लगी, पानी के ऊपर से जो आती हुई ठंडी ठंडी हवा लगी, धीरे धीरे उसका पाँव ठीक होने लगा, वो उठ करके चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। और देखा तो भाई मतलब हरी घास कहाँ मिलती थी हम लोग को वर्धमान के घर में, चारा देता था वो भी पता नहीं कहाँ का कब का चारा था, अच्छा नहीं था। और वहाँ मतलब एकदम रसीली घास, और घास लेकर के वो खाने लगा एकदम उठ करके, और ऐसा खाया कि भाई वो कुछ दिन में इतना हट्टा कट्टा बैल बन गया। और उसके पास उसको एक और चीज़ बहुत अच्छी मिली थी, उसको आज़ादी मिली थी, और आज़ादी के लिए लोग मर मिट जाते हैं। तो उसको ऐसी मतलब आज़ादी जो मिली, और उस आज़ादी में वो इतना हट्टा कट्टा बैल बन गया कि अरे बाप रे बाप, मतलब उसको देख करके लोग डरने लगे, अरे ये कौन है भाई, ये बैल है कि बैल का पिताजी है। तो इस तरह से होने लगा। तो संयोगवश एक दिन क्या हुआ कि पानी पीने के लिए पिंगलक नामक एक शेर आया। अब शेर था जंगल का राजा। तो ये जो है पानी पीने आया, तो वहाँ उसने देखा कि इतना बड़ा जीव एक है जो खड़ा हुआ है वहाँ पर उसको ललकारने के लिए, एकदम भयानक तरीके से उस डरा रहा है उसको। तो शेर थोड़ी देर देखा, अरे ये कौन है, ये कैसा जीव है। और एकदम से संजीवक ने ऐसा भयानक दहाड़ मारा कि भाई शेर एकदम से डर गया, अरे बाप क्या हो गया मुझे, ये कौन है, ये कैसा जीव है, अब पानी पीने जाऊं भी कि ना जाऊं मैं वहाँ पर, रहने दो, मैं बैठ जाता हूँ कहीं जा करके, अब अभी कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, मतलब मेरे पैर काँप रहे हैं, मेरी पूँछ काँप रही है, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो वहाँ अब इसको लगी प्यास पिंगलक को, लेकिन जाए तो कैसे जाए, वहाँ पर इतना बड़ा सांड खड़ा था, पूरा पूरा एकदम उसको डरा दिया था बुरी तरह से। अब ये तो बात देखने की बात है कि देखिए लोगों को लगता है कि शेर बहुत ही बड़ा मतलब धैर्यवान जंतु है और जंगल का राजा है, पता नहीं क्या क्या। तो देखिए यहाँ पर पंचतंत्र ने क्या किया, कहानी के हिसाब से देखा जाए, थोड़ा लिटरेरी वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, तो कहानी के हिसाब से पंचतंत्र ने एक धारणा को तोड़ दिया। इस धारणा को तोड़ दिया कि भाई तुम कुछ भी हो, कैसे भी हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारी तुम्हें डरना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एकदम शेर डर गया कि अरे भाई क्या हो गया। तो उसने क्या किया कि एक फॉर्मेशन बना लिया कि भाई शेर है सबसे अंदर,
उसके तरफ से सारे सामंतराज हैं, उसके बाद सारी सेना है, उसके बाद सेनाधिपति ये सब लोग हैं, इसे जो भी मतलब इसके जो है ना, ये जो लोमड़ी ओमड़ी सब रहते हैं वैसे हैं, और शेर एकदम सेफ अंदर मतलब बैठा हुआ है, और प्यास लगी है शेर को जोरों की। तो क्या हुआ कि ये शेर जब डरा हुआ था तो दो लोमड़ियाँ थीं। तो दोनों लोमड़ियाँ कौन थीं? एक दमनक था, एक करटक था। और दोनों को दोनों इस हमेशा उस शेर के पीछे लगे रहते थे कि भाई कुछ कुछ वो झूठा जो मिल जाए उसका थोड़ा बहुत खा लें यार, और कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा हम लोग को अपना अपनी वफादारी दिखाने का मौका मिल जाए या कुछ हो जाए। तो हुआ ये था कि इसके पिताजी जो थे, इसको जो है राजद्रोह के कारण या किसी कारणवश उसको भगा दिया गया था। और भगा जब दिया गया था तो वो चल बसे अब। और इन दोनों को मतलब इन दोनों लोमड़ियों को रखे रहे यहाँ पर। और अब क्या हुआ कि ये लोमड़ी में एक जो दमनक जामनक नामक जो लोमड़ी था, ये लोमड़ी बोला कि भाई अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि यार ये मुझे दिख रहा है कि ये आदमी ये जो शेर है, पिंगलक है, इसको पानी पीना था, और हम भी उसके पीछे पानी पीने ही आए थे इसके पीछे। लेकिन देखा ये पानी बिना पिए चला गया। और मैं जहाँ देखता हूँ यमुना तट पर जो है एक भयानक जंतु जो है बड़ा भयानक तरीके से चिल्ला रहा है, एकदम धाएं धाएं से पूरा बोल रहा है, एकदम पूरा एकदम हट्टा कट्टा है वहाँ पर। और उसको देख करके मुझे मुझे भी डर लग रहा था। तो मुझे लगता है कि शेर को भी डर लगने लगा, राजा जी को भी इतना डर लगने लगा इनको देख करके। तो राजा जी बोले अरे अभी क्या करें, क्या हुआ, कुछ देखें, छानबीन करें क्या, ऐसा दमनक ने बोला। ये करटक बोला कि भाई छोड़ो यार, हम लोग को कुछ इधर उधर का खाने का मिल जाता है, कुछ हड्डी वड्डी चूस लेते हैं, या फिर थोड़ा इधर उधर का मांस का टुकड़ा मिल जाता है तो खा लेते हैं, जो चल रही है ज़िंदगी चलने दो यार, तुमको क्या है पड़ी है, मतलब क्यों तुम उसको जाकर के तुम छेड़ना चाहते हो, शेर आकर के तुमको मार मुर देगा, तुम क्यों मतलब ऐसा सब ये सब काम करना चाहते हो, अपने मतलब बेकार के पचड़े में मत पड़ो, आराम से तुम बैठे रहो, कोई तुम्हारी चिंता वाली बात नहीं है, तुमको जो मिल रहा है मिलने दो, जब शेर पानी पीने जाएगा तो हम भी पानी पी लेंगे, थोड़ा बहुत 2-3 बूंद हम भी पी लेंगे, अब माफ़ करो मुझे, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो और फिर करटक बोला कि यार तुम ऐसे ऐसे काम करते रहते हो, जा कर के तुम शेर को छेड़ोगे, फालतू के अपने मतलब बेकार के पचड़े में पड़ोगे, तो तुम्हारी हालत वही होगी जो उस बंदर की हुई थी। ठीक है। तो दमनक बोला अरे क्या बंदर, कौन सा बंदर, बताओ, खुल के बताओ बात हमारी। तो बंदर के बारे में सुनना है तो अगला वीडियो देखिए, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वमेंट करिए, थोड़ा आपको अच्छा लगे तो ये सब। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए। तो यही है, तो अगले बार हम लोग थोड़े उस बंदर की कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि दमनक और करटक ने जो है पिंगलक के साथ क्या किया, संजीवक के साथ क्या किया, हुआ क्या। इस कहानी को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए।